तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। मतलब जब कोई भी देश अपना संविधान बनाता है तो वो सबसे पहले दुनिया को बताता है कि वो असल में है क्या होता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही खास शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है। जी बिल्कुल। मतलब इसमें भारत को फेडरेशन या संघ राज्य कहने की बजाय यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ कहा गया है। देखने में दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं। हाँ, लगते तो हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि संविधान सभा ने ये चुनाव बिना किसी ठोस कारण के नहीं किया होगा, है ना? एकदम सही पकड़ है आपकी। इसके पीछे बहुत ही गहरा ऐतिहासिक और कानूनी तर्क था। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने संविधान सभा में इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझाया था। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? अगर हम अमेरिका का उदाहरण लें तो वो एक फेडरेशन है। वहां 13 अलग अलग स्वतंत्र कॉलोनियां या राज्य एक साथ आए। उन्होंने आपस में एक समझौता किया और मिलके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। बिल्कुल। लेकिन भारत के मामले में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। भारत के राज्यों ने मिलकर भारत का निर्माण नहीं किया है। तो फिर कैसे हुआ? असल में एक अखंड भारत को सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। मतलब देश पहले बना, राज्य बाद में। अरे वाह! इसका मतलब है कि कोई भी राज्य कल उठकर ये दावा नहीं कर सकता कि उसे ये समझौता मंजूर नहीं है और वो देश से अलग होना चाहता है। सटीक बात। अंबेडकर जी का दूसरा सबसे बड़ा तर्क यही था। किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने यानी सेसेशन का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 1 भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणी में बांटता है। अच्छा, वो 3 श्रेणियां कौन सी है? पहला राज्यों के क्षेत्र, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जहां केंद्र का सीधा नियंत्रण होता है, और तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार भविष्य में अधिग्रहित कर सकती है। भविष्य में अधिग्रहित मतलब कोई नई जमीन शामिल करना? हाँ, क्योंकि एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत भारत किसी विदेशी क्षेत्र को संधि, खरीद या जीत के जरिए अपना हिस्सा बना सकता है। मतलब अगर अंदर के लेगो ब्लॉक्स को बदलने की इतनी ही आजादी है तो ये ताकत असल में किसके पास है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। और इसका इस्तेमाल कैसे होता है? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 इसी शक्ति की बात करते हैं, लेकिन इनमें हमेशा एक उलझन रहती है। हाँ, लोग अक्सर इन दोनों को मिला देते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का तकनीकी अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 संसद को ये शक्ति देता है कि वो नए राज्यों को भारत के संघ में प्रवेश दे सके या उनकी स्थापना कर सके। ये उन हिस्सों पर लागू होता है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। तो अगर कोई बाहरी क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहता है तो संसद अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल करेगी? हाँ, जैसे सिक्किम के मामले में हुआ था। लेकिन अनुच्छेद 3 की कहानी बिल्कुल अलग है। अच्छा, ये उन राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ा है जो पहले से ही भारतीय संघ का हिस्सा हैं। इसके तहत संसद किसी भी राज्य का कुछ हिस्सा अलग करके एक नया राज्य बना सकती है। मतलब जो पहले से अंदर है उनके साथ बदलाव करना। बिल्कुल। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला सकती है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती है और यहाँ तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा रुक कर इस बात को हजम करने दीजिए। हाँ। क्या इसका सीधा मतलब ये है कि दिल्ली में बैठी संसद किसी भी राज्य का नक्शा या नाम उस राज्य की मर्जी के बिना ही बदल सकती है? हाँ। क्या वो किसी राज्य का वजूद ही पूरी तरह खत्म कर सकती है? यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि अगर हम इसे कानूनी तौर पर देखें तो तकनीकी रूप से हाँ, संसद के पास ये असीमित अधिकार है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है ना? लेकिन इसे करने की एक निश्चित प्रक्रिया है। आप रातों रात किसी राज्य को खत्म नहीं कर सकते। तो प्रक्रिया क्या है? ऐसा कोई भी बदलाव करने वाला बिल संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की जरूरत होती है और राष्ट्रपति उस बिल को प्रभावित होने वाले राज्य के विधानमंडल के पास भेजते हैं ताकि वे अपनी राय दे सकें। बिल्कुल। तो कम से कम राज्य से पूछा तो जाता है कि भाई हम आपके 2 टुकड़े कर रहे हैं, आपको कुछ कहना है? पूछा जरूर जाता है और उन्हें जवाब देने के लिए एक समय सीमा भी दी जाती है। लेकिन असली कानूनी पेच यहाँ है। क्या पेच है? राष्ट्रपति या संसद उस राज्य की राय को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। मतलब वो राय दे सकते हैं पर जरूरी नहीं कि केंद्र उनकी बात सुने। एकदम सही। राज्य का विधानमंडल चाहे सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को खारिज कर दे, संसद फिर भी अपनी मर्जी से वो कानून पास कर सकती है। सच में? ये तो बहुत दिलचस्प है। और तो और, अगर संसद बिल पास करते समय उसमें कुछ नए बदलाव कर देती है तो उसे दोबारा राज्य से पूछने की जरूरत भी नहीं है।
ये एक अविश्वसनीय स्तर की केंद्रीय शक्ति है। अगर हम फिर से अमेरिका की बात करें, जिसे अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, वहां तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। वहां केंद्र सरकार किसी राज्य की सीमा को उस राज्य की विधानसभा की अनुमति के बिना छू भी नहीं सकती। हाँ, मतलब टेक्सास या कैलिफोर्निया की सीमाएं पत्थर की लकीर हैं, लेकिन भारत में केंद्र सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है। यही भारतीय संघवाद की सबसे अनूठी विशेषता है। और इसे और भी आसान बनाने के लिए संविधान में अनुच्छेद 4 जोड़ा गया है। अनुच्छेद 4 वो क्या करता है? ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए किसी भी बदलाव को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी संसद को इसके लिए किसी विशेष बहुमत या 2/3 वोटों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये काम कानून की तरह साधारण बहुमत से हो सकता है। हाँ, आधे से ज्यादा सांसद अगर सहमत हैं तो राज्य का नक्शा बदल जाएगा। इसे इतना आसान इसलिए रखा गया है ताकि प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से देश के ढांचे को तेजी से सुधारा जा सके, बिना पूरी संवैधानिक मशीनरी को रोके। बिल्कुल सही। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये सब सुनकर दिमाग में एक बहुत ही चरम स्थिति आती है। कैसी स्थिति? मतलब अगर संसद के पास साधारण बहुमत से देश के अंदर कुछ भी करने की शक्ति है, तो क्या वो इसी शक्ति का इस्तेमाल करके भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकती है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मेरा मतलब है, अगर सीमाएं इतनी ही लचीली हैं, तो क्या हम अपना कोई राज्य या उसका हिस्सा किसी विदेशी मुल्क को सौंप सकते हैं? इस सवाल ने 1960 में भारत में एक बहुत बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक भूचाल ला दिया था। अच्छा, 1960 में? हाँ, इसे ऐतिहासिक रूप से बेरूबाड़ी यूनियन मामले के नाम से जाना जाता है। हुआ ये था कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के बेरूबाड़ी संघ का कुछ हिस्सा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को सौंपना चाहती थी, ताकि सीमा विवाद सुलझ सके। बिल्कुल। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि उस वक्त बंगाल में से लेकर भारी विरोध हुआ होगा। मतलब राज्य सरकार अपनी जमीन कैसे जाने देती? राजनीतिक विरोध इतना भयानक था कि मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की बहुत ही सख्त व्याख्या की। कोर्ट ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद को जो राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति मिली है, वो सिर्फ आंतरिक पुनर्गठन के लिए है। मतलब आप अंदर ही अंदर लेगो ब्लॉक्स खेल सकते हैं। हाँ, भारतीय क्षेत्र का कोई भी हिस्सा किसी विदेशी राज्य को सौंपने का अधिकार साधारण विधायी प्रक्रिया में नहीं है। तो फिर अंतर्राष्ट्रीय संधियां या जमीन का लेन देन कैसे मुमकिन है, अगर हमें कोई विवाद सुलझाना हो तो? अदालत ने साफ किया कि इसके लिए आपको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में बाकायदा संशोधन करना होगा। साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा। अच्छा, मतलब विशेष बहुमत चाहिए। हाँ, इसीलिए बेरूबाड़ी का हिस्सा सौंपने के लिए 1960 में 9वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करना पड़ा था। समझ गई। हालांकि बाद में 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर दो देशों के बीच सीमा को लेकर कोई सामान्य विवाद है, जहां सिर्फ लाइन खींचने की बात है, तो उसके लिए संशोधन की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां बाकायदा जमीन का बड़ा हिस्सा दूसरे देश को दिया जा रहा हो, वहां संविधान संशोधन अनिवार्य है। एकदम सटीक। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे शानदार और जमीनी उदाहरण तो हमें बहुत हाल ही में 2015 में देखने को मिला। हाँ, 100वां संविधान संशोधन। बिल्कुल, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसने भारत और बांग्लादेश के बीच दशकों पुराने एन्क्लेव विवाद को सुलझाया। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा की सीमाओं में आधिकारिक तौर पर बदलाव हुआ और हजारों लोगों को आखिरकार एक स्पष्ट नागरिकता मिल सके। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। हमने ये तो समझ लिया कि आज सीमाएं कैसे बदलती हैं और इसके पीछे के नियम क्या हैं। हाँ। लेकिन अगर हम घड़ी को पीछे घुमाकर 1947 में ले जाएं, तो उस वक्त का नक्शा किसी व्यवस्थित लेगो सेट जैसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो एक टूटे हुए शीशे की तरह था। आज हम जिस 28-29 राज्यों वाले भारत को देखते हैं, वो शुरुआत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। आजादी के वक्त का भारत एक प्रशासनिक दुस्वप्न था। मतलब एक तरफ ब्रिटिश प्रांत थे, जहां अंग्रेजों का सीधा शासन था, और दूसरी तरफ वो रजवाड़े। हाँ, 552 देसी रियासतें। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने इन रियासतों के सामने 3 विकल्प रखे कि या तो वे भारत में मिल जाए, या पाकिस्तान में चले जाए, या अपना एक स्वतंत्र देश बनाकर रहें। सोचिए, 552 अलग अलग राजाओं को एक लोकतांत्रिक ढांचे में लाना कोई मामूली काम नहीं था। बिल्कुल। 549 रियासतें तो भौगोलिक और राजनीतिक दबाव के चलते भारत में शामिल हो गईं, लेकिन 3 ने शुरुआत में साफ इनकार कर दिया था। हाँ, वो 3 थे हैदराबाद,
जूनागढ़ और कश्मीर। और इन तीनों के एकीकरण की प्रक्रिया भारत के शुरुआती इतिहास का सबसे तनावपूर्ण अध्याय है। इसमें कोई शक नहीं, हैदराबाद रियासत चारों तरफ से भारत से घिरी थी, लेकिन वहां का निजाम स्वतंत्र रहना चाहता था। फिर क्या हुआ? अंततः वहां पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। और जूनागढ़ का क्या मामला था? जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन वहां की बहुसंख्यक जनता भारत के साथ थी, इसलिए वहां जनमत संग्रह कराया गया। वोटिंग के जरिए? हाँ। और कश्मीर का मामला तो हम सब जानते ही हैं, जहां पाकिस्तानी कबायलियों के हमले के बाद वहां के राजा हरि सिंह को भारत से सैन्य मदद मांगनी पड़ी। और उन्हें विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने पड़े। बिल्कुल। इन सबको समेटने के बाद 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो भारत के नक्शे को बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से 4 भागों में बांटा गया। हाँ, भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ, मतलब पार्ट A, B, C, D। जी, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं था। ये सिर्फ उस वक्त की अफरा तफरी को संभालने का एक काम चलाऊ तरीका था। तो इन भागों में क्या क्या था? भाग क में पुराने ब्रिटिश प्रांत थे, भाग ख में बड़ी देसी रियासतें थीं, भाग ग में छोटे प्रशासनिक क्षेत्र थे, और भाग घ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को रखा गया था। पर ये व्यवस्था ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। क्यों नहीं? क्योंकि जमीन पर, खास तौर पर दक्षिण भारत में, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन सुलग रहा था। लोग मांग कर रहे थे कि राज्यों का पुनर्गठन उनकी भाषा के आधार पर किया जाए। बिल्कुल। लेकिन केंद्र सरकार, खासतौर से जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, इस मांग से खौफजदा थे। उन्हें डर क्यों लग रहा था? भाषा के आधार पर राज्य बनाने में क्या दिक्कत थी? देखिए, 1947 में धर्म के आधार पर हुए खूनी बंटवारे का दर्द अभी बहुत ताज़ा था। उन्हें डर था कि अगर अब भाषा के आधार पर देश को बांटा गया, तो भारत कई टुकड़ों में टूट जाएगा। उनका डर अपनी जगह जायज था। इसीलिए 1948 में बने एस.के. धर आयोग और उसके बाद जेवीपी समिति, जिसमें खुद नेहरू, पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। हाँ। इन दोनों ने भाषा के आधार को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों का गठन सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक सुविधा और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन जब जनता सड़क पर उतरती है तो नीतियां बदलनी पड़ती हैं। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी लोग अपना अलग राज्य चाहते थे। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। आप पुट्टी सीरामुलु की बात कर रहे हैं ना? हाँ। कांग्रेस के ही एक अनुभवी नेता पुट्टी सीरामुलु अलग आंध्र राज्य की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये भारतीय लोकतंत्र में जन आंदोलनों की ताकत और त्रासदी दोनों का एक बड़ा उदाहरण है। 56 दिनों के लंबे उपवास के बाद श्रीरामुलु का निधन हो गया। बहुत ही दुखद घटना थी वो। और उनके निधन की खबर से मद्रास में जो आक्रोश भड़का, उसने पूरी सरकारी मशीनरी को पंगु बना दिया। भारी हिंसा और विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद नेहरू सरकार के पास झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर भारत के पहले राज्य का गठन हुआ, आंध्र राज्य। और जैसे ही आंध्र राज्य बना, मानो भानुमति का पिटारा खुल गया। एकदम सही। अब देश के हर कोने से अलग अलग भाषाई समूह अपने लिए राज्य मांगने लगे। तो फिर सरकार ने इस नई चुनौती को कैसे संभाला? हालात को संभालने के लिए सरकार ने 1953 में ही फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। और इस आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वे भाषा की मांग को पूरी तरह खारिज भी नहीं कर सकते थे और हर भाषा के लिए एक अलग राज्य भी नहीं बना सकते थे। बिल्कुल। फजल अली आयोग ने 1955 में जो रिपोर्ट दी, वो बहुत ही व्यावहारिक थी। उन्होंने स्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से नकार दिया। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक भाषा बोलने वाले ही एक राज्य में रहेंगे। हाँ, उनका मानना था कि किसी भी राज्य में सिर्फ एक ही भाषा बोलने वाले लोग नहीं रह सकते। उन्होंने 4 मुख्य बातें सामने रखीं। वो 4 बातें क्या थीं? सबसे पहले देश की एकता और सुरक्षा, फिर भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता, उसके बाद वित्तीय व प्रशासनिक तर्क, और अंत में लोगों का कल्याण। काफी सोच समझकर बनाया गया पैमाना था। और इसी रिपोर्ट की नींव पर खड़ा हुआ 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम और 7वां संविधान संशोधन। बिल्कुल। इस कानून ने उस पुरानी ABCD वाली व्यवस्था को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। और 1 नवंबर 1956 को भारत के नक्शे पर एक नई तस्वीर उभरी। 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन कहानी वहां नहीं रुकी।
1956 के बाद भी, जैसा कि हमने अनुच्छेद 3 की शक्तियों में देखा, राजनीतिक दबाव और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर नए राज्य बनते रहे। हाँ, जैसे 1960 में बंबई को बांटकर महाराष्ट्र और गुजरात बने। 1966 में पंजाब पुनर्गठन से हरियाणा निकला। पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा जैसे राज्य बने। और ये सिलसिला आज तक जारी है। साल 2000 में हमने देखा कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड अलग हुए। और फिर 2014 में आंध्र प्रदेश से ही कटकर तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया। ये लगातार चलता हुआ पुनर्गठन इस बात का प्रमाण है कि हमारा संविधान कितना जीवंत है। वो कठोर नहीं है, बल्कि समय की मांग के अनुसार ढलना जानता है। एकदम सही कहा आपने। वैसे एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू जो नक्शे और सीमाओं के साथ गहराई से जुड़ा है, वो है उस जगह का नाम। हाँ, नाम बहुत अहम होता है। मतलब नाम सिर्फ और नक्शे पे छपा हुआ एक शब्द नहीं होता। ये उस जगह की सांस्कृतिक पहचान, उसके इतिहास और वहाँ के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। तो ये सच है, संसद ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ भूगोल बदलने के लिए नहीं किया, बल्कि औपनिवेशिक काल के नामों को हटाकर राज्यों को उनके ऐतिहासिक नाम वापस लौटाने के लिए भी किया है। इसके कुछ उदाहरण भी हैं हमारे पास। जैसे 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। जी। फिर एक लंबा समय लगा, लेकिन 1969 में ऐतिहासिक मद्रास राज्य को उसकी असली भाषाई पहचान मिली और वो तमिलनाडु बन गया। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया और उसी साल लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिंदीवी द्वीपों को लक्षद्वीप का सुंदर नाम मिला। बाद के सालों में भी ये प्रक्रिया जारी रही। मतलब 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा मिला। 2006 में उत्तरांचल की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए उसे उत्तराखंड किया गया और पुडुचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। और 2011 में उड़ीसा की स्पेलिंग और उच्चारण को सही करते हुए उसे ओडिशा किया गया। बिल्कुल।